आज हम आपको डराना नहीं चाहते हैं, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी के साथ अलर्ट जरूर करना चाहते हैं। एक ऐसे खतरे से अलर्ट करना चाहते हैं जो आने वाला नहीं बल्कि आ चुका है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक पेरेंट्स को उसकी बेटी की आवाज सुनाई गई, लेकिन वास्तव में आवाज बेटी की नहीं थी। पेरेंट्स ने बेटी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी, लेकिन दरअसल ये चीख रही उनकी बेटी नहीं थी। खौफ में आकर पेरेंट्स ने 50,000 रुपए साइबर क्रिमिनल को ट्रांसफर कर दिए। और आज बात नए जमाने के इस सबसे बड़े खतरे की करेंगे, लेकिन उससे पहले एमपी के खरगोन की ये पूरी कहानी कितनी बड़ी और गंभीर है, जानिए। तो देखिए, ये पूरी कहानी हम आपको बता रहे हैं। एआई का इस्तेमाल करके किस तरीके से एक्सटॉर्शन किया जा रहा है, उगाई की जा रही है। माँ बाप को डराकर धमकाकर अपनी बेटी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाकर देखिए किस तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा है। और डरे सहमे पेरेंट्स भी तुरंत पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं। और घबराहट में पिता ने देखिए 50,000 रुपये ट्रांसफ़र किए हैं। रकम लेकर और मामले को रफा दफा करने का ये भरोसा दिया गया है। कारोबारी पिता ने घबराकर 50,000 रुपए भी ट्रांसफर कर दिए हैं। तो सीबीआई का अधिकारी बनकर माता पिता को फोन किया गया। देखिए किस तरीके से पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है। और 20 लाख के गबन के आरोप में बेटी को पकड़ने की भी बात कही है। एआई के जरिए लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज पैदा की है। ऐसा जाहिर किया गया कि पूछताछ में लड़की को टॉर्चर किया जा रहा है। 2 से ढाई घंटे तक व्हाट्सएप पर बातचीत होते रही। और उसके बाद से देखिए किस तरीके से इस साजिश को रचा गया है। तो पेरेंट्स ने बेटी की आवाज सुनी, वास्तव में वो बेटी नहीं थी। बेटी के चिल्लाने की आवाज सुनी और वास्तव में वो बेटी भी नहीं थी। अलर्ट रहे, वो आवाज एआई की भी हो सकती है। तो ये अपने आप में अलर्ट कर देने वाली तस्वीर निकलकर सामने आई है। खरगोन में एआई का इस्तेमाल करके बड़े कारोबारी से ठगी हुई है। एआई से पैदा बेटी की आवाज सुनाकर की गई है ये ठगी। और एआई के जरिए बेटी के चिल्लाने की आवाज भी सुना दी गई। घबराहट में हालांकि कारोबारी पिता ने 50,000 रुपए ट्रांसफर भी कर लिए हैं। और बेटी के सीबीआई की गिरफ्त में होने की बात कही गई। और बेटी का फोन स्विच ऑफ आने से परिवार के सदस्य डर गए थे। बेटी हॉस्टल में सही सलामत थी और उसकी आवाज पर ठगी हो गई। देखिए पूरी कहानी। बेटी हॉस्टल में पूरी तरीके से सुरक्षित है, लेकिन बेटी की आवाज को किस तरीके से टूल बनाकर इस्तेमाल किया गया है, कैसे परिजनों को डराया गया है और ये ब्लैकमेल किया गया है। आधुनिक टेक्नोलॉजी का, एडवांस टेक्नोलॉजी का देखिए किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे में ये खबर आपको अलर्ट करने के लिए स्पेशली हम लेकर आए हैं। ये हमको एक रोज सुबह सुबह 8 साढ़े 8 बजे के करीब व्हाट्सएप कॉल आया। तो उसमें उन्होंने हमको बोला कि आपकी बेटी के बारे में पता है, आपकी बेटी के साथ क्या हुआ? बोले हम सीबीआई से बोल रहे हैं। मैंने कहा सर क्या हुआ? तो बोले आपकी बेटी और उसकी 3 फ्रेंड ने कुछ किसी के साथ फ्रॉड किया है हुआ है, तो उनको हमने अरेस्ट कर लिया। तो मैं तो उसी टाइम तुरंत मेरी हालत ही खराब हो गई। तो मैंने कहा सर क्या करना चाहिए, हमको बताओ, हम लोग आपसे आके मिलते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि आप आना मत, हम आपको जैसा जैसा बताए वैसा करना। आपकी बेटी हमारी कस्टडी में सीबीआई में। फिर मैंने पूछा क्या क्या करूं? तो बोलते हैं कि आपसे कितने पैसे की व्यवस्था हो जाएगी, तो हम आपकी बेटी को अलग से रिहा कर देंगे। बाकी तीनों बच्चों को हमने मतलब उनको मना कर दिया, उनकी फैमिली ने, बच्चों ने गवाह दे दिया। आपकी बेटी अपना गुनाह कबूल नहीं रही और तीनों बच्चियों ने अपना एक्सेप्ट कर लिया गुनाह। तो मैंने कहा सर, बोले आपकी बेटी मान नहीं रही कि मैं बहुत अच्छी फैमिली की हूँ, मैंने कुछ किया ही नहीं, मेरे को सब फंसाया गया। तो मैंने कहा सर बताइए, हम आपसे आपके आके मिलते हैं। तो बोले नहीं आप मिलो मत, पहले आप बताओ कि आपके घर में कितना पैसा निकल आएगा, कितने जेवर निकल आएंगे। मैंने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है अभी। तो बोले फिर अपनी बच्ची को छुड़ाने के लिए आप क्या करोगे? तो मैंने कहा आप बताइए मैं क्या करूँ? तो बोले आप आपको 30,000 50,000 कितने दे सकते हो? और बोलते हमारे अकाउंट में 50,000 डलवाइए। फिर उसी टाइप मेरे को तो उन्होंने बोल दिया किसी से बात नहीं करोगे, किसी को मोबाइल नहीं करोगे। तो मेरे को पूरे उन्होंने 2.5 घंटे पूरे टाइम मोबाइल चालू रखा। तो मैं किसी को फोन वगैरह कर ही नहीं पाई। मैंने जैसे तैसे अपने फैमिली में कुछ मैसेज देके बिना बताए हुए कि मुझे कुछ अर्जेंट काम है, तो पैसे डलवाए।
और जैसे ही पैसे डाले वो लोग बोलते 10 मिनट बाद छोड़ेंगे बेटी को, फिर उन्होंने नहीं छोड़ा और बोलते फिर और पैसे डालो। इस बीच में मेरी फैमिली को पता चला, सब आके इकट्ठा हुए, हॉस्टल में बेटी को कॉल किया, मिलने गए तो वो तो वहीं पे आराम से अपने रूम में सोई हुई थी। सुबह 8 साढ़े 8 बजे मेरे मोबाइल पे फ़ोन आया था। मैं सोया हुआ था, मैंने फ़ोन उठाया तो क्या नमामि भंडारी के यहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं कहा हाँ। तो क्या नमामि भंडारी आपकी लड़की है? मैंने कहा हाँ। क्योंकि उसने और उसकी 3 सहेलियों ने इंदौर के एक लड़के के साथ कहीं गबन करा 20 लाख का। उनमें उसमें हमने उनको अरेस्ट करा है। फिर क्या हुआ? और देर में फिर मोबाइल ने मिसेज ने ले लिया था। फिर अच्छा, भाभी से कब कितनी देर तक बात करते रहे वो? 2-3 घंटे। 2.5 घंटे तक? हाँ 2-2.5 घंटे। हैं? आओ 2.5 घंटे तक? आओ। आपने शिकायत कहाँ करी? आकाश मैंने करी, ऑनलाइन करी। ऑनलाइन करी। ऑनलाइन करी, पहले इंदौर एसपी साहब से बात करी और ऑनलाइन क्राइम ब्रांच और ऑनलाइन क्राइम ब्रांच में शिकायत करी। और इस पर बातचीत के लिए अक्षय वाजपेयी जो साइबर एक्सपर्ट है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षय जी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और आसिफ सहयोगी हमारे साथ खरगोन से जुड़े हुए। सबसे पहले आसिफ, मैं आपका रुख करूंगी, कब की ये घटना है, अभी मौजूदा हालात क्या है, पीड़ित परिजनों का क्या कहना है? तो दोबारा हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल देखिए ये घटना कहीं ना कहीं डराने वाली है, अलर्ट करने वाली है और इस वजह से हम स्पेशली ये स्टोरी आज के दिन हम आपके लिए लेकर आए हैं। और सहयोगी हमारे साथ आसिफ जुड़ गए हैं। आसिफ, कब की ये घटना है, अभी मौजूदा हालात क्या है, पीड़ित परिजनों का क्या कहना है और क्या कार्रवाई इस पूरे मामले में साइबर की तरफ से की जा रही है? आसिफ, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं लौटूंगी आपके पास। अक्षय जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। जी सर, आपकी भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है मेरे तक। हेलो जी जी, अभी आ रही है मैम? जी अब बिल्कुल क्लियर है। जी। सर, ये जो खबर निकलकर सामने आई है खरगोन से, वाकई में ये परेशान कर देने वाली है क्योंकि टेक्नोलॉजी का जिस तरीके से हम लोग पॉजिटिव साइड देखते हैं तो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी है। कैसे इससे बचा जा सकता है? देखिए, पहली बात तो ये जो घटना हुई है ये एक बिजनेसमैन के साथ हुई है। जी तो जहां तक कि मेरा सोचना है तो इन्हें पहले तो ट्रेस किया होगा। जो भी साइबर क्रिमिनल्स हैं उन्होंने पहले इन्हें ट्रेस किया होगा, तो उससे इनको पता चला होगा कि इनकी बेटी बाहर रहती है और इनके कोई जानने पहचानने वाले ही होंगे। क्योंकि जो वॉइस क्लोनिंग की बात की जाए, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो आजकल वॉइस क्लोनिंग होती है तो उसमें कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमें वॉइस क्लोनिंग प्रोवाइड करते हैं। जी बट वो वॉइस क्लोनिंग आपको किस तरह से होती है? सपोज मुझे अगर आपका ही कन्वर्सेशन, आपकी ही वॉइस क्लोन बनाना है तो मुझे आपके कुछ सैंपल्स वॉइस के डालने पड़ेंगे। जी अब आपके कुछ वॉइस के सैंपल्स मुझे किस तरह से मिलेंगे? तो उसके लिए कुछ लोग ऐसे इस तरह से क्रिमिनल्स एक्टिविटीज करते हैं कि सपोज लोन के ही रिगार्डिंग कोई प्रपोजल दे दिया, या कोई म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग प्रपोजल दे दिया, या बैंक के थ्रू कोई प्रपोजल दे दिया। तो उसमें से जो वॉइस क्लिप्स उठाते हैं वो लोग, फिर उस वॉइस सैंपल को वो अपलोड करते हैं एप्लीकेशन में। उसके बाद फिर वो एप्लीकेशन उस तरह से, उसमें स्क्रिप्ट लिखी जाती है कि उस एप्लीकेशन से आपको इस वॉइस में ये जो स्क्रिप्ट हमने टाइप की है डिस्क्रिप्शन में, वही स्क्रिप्ट बोलनी है। तो फिर उस तरह से वो वॉइस निकलती है, वहां से वो वॉइस जनरेट होती है। और अक्षय रही बात, जी 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 जी, पहले आप अपनी बात कंप्लीट करिए। और अगर इस तरह से बिजनेसमैन फैमिलीज या इस तरह से किसी को टारगेट किया जाता है तो उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो इसको टारगेट कर रहे हैं वो हाउसवाइफ है या फिर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है या फिर कोई ट्रेवल कर रही है। मतलब कि बिना स्टॉकिंग के एक्टिविटीज नहीं की जा सकती। जी कैसे इससे अवेयर रहा जा सकता है अक्षय जी? क्योंकि देखिए कैसे लोग जाने जिनको टारगेट किया जा रहा है कि वो अपने फैमिली का ही वॉइस है या फिर क्लोन वॉइस है, किस तरीके से इसको जज किया जा सकता है? मैम, पहले तो लोगों को सबसे पहले इस तरह से अगर कोई घटना होती है या इस तरह से कोई उनके पास फोन कॉल आता है तो पहले तो उन्हें धैर्य बना के रखना चाहिए। जी
उसके बाद फिर अपने फैमिली मेंबर्स या जिसके रिगार्डिंग कॉल आया है उनसे बात की जाए, क्योंकि कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि फोन बंद होगा या फोन किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जब तक संपर्क नहीं हो तब तक के आप इस पे क्लैरिफिकेशन आपको नहीं मिल सकता कि ये जो घटना है ये एक्चुअल है कि नहीं है। जी जी अक्षय जी, मैं लौटूंगी आपके पास, सहयोगी के पास चलते हैं। आसिफ, अभी क्या मौजूदा हालात है, पीड़ित परिजनों का क्या कहना है और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? चलिए मैं लौटूंगी आसिफ आपके पास। पवन दुग्गल भी हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। खरगोन की घटना से आप वाकिफ होंगे, लेकिन ये कोई पहला केस नहीं है, ऐसे कई केसेस सामने आए हैं। हालांकि तब जब एआई पूरी तरीके से अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, इसका पूरी तरीके से इस्तेमाल पूरे देश में अभी नहीं हो रहा है। मुझे लगता है इस तरह की जो घटनाएं हैं आने वाले समय में ज्यादा होंगी जी। आज एआई का दुरुपयोग के माध्यम से आप लोगों की वॉइस कॉल क्लोन कर पाएंगे, वीडियो क्लोन कर पाएंगे और संभावित तौर पर कहीं ना कहीं लोगों को चीट करने का प्रयास किया जाएगा इम्पर्सोनेशन के माध्यम से, यानी कि आपका विश्वास जीत करके आप ही को टारगेट बनाया जाएगा साइबर क्राइम के प्रति और आपसे पैसे ऐंठने का प्रयास किया जाएगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों को इन जो नए उभरते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग सामने आ रहे हैं उनको इफेक्टिवली निपटने के लिए ज्यादा जागरूक बनाना पड़ेगा, ज्यादा अवेयर बनाना पड़ेगा और लोगों को अब समझना होगा कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्राइम्स हम सबकी जिंदगी का अहम हिस्सा बनने वाले हैं। लिहाजा वो समय आ गया है कि आप किसी भी चीज पर आप विश्वास ना करें, जो कोई भी जानकारी देखें उस पर तब तक विश्वास ना करें जब तक आप इंडिपेंडेंटली पुष्टि ना कर सके उस जानकारी की। तो ऑल सेड एंड डन ज्यादा केयरफुल होने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये वर्तमान है और यही आने वाला समय में फ्यूचर भी रहेगा। जी पवन जी, हालांकि आप टेलीविजन पर दिखाई दे रहे हैं, बिजी है, इसके बावजूद आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत फिर से एक बार शुक्रिया। लेकिन लोगों को कैसे अवेयर किया जा सकता है, क्या कदम ऐसे में सरकार को, प्रशासन को उठाने चाहिए? मुझे लगता है कि सरकार को, प्रशासन को ज्यादा कदम उठाने के लिए कुछ चुनिंदा दिशाओं पर जाने की आवश्यकता है। पहली बात जी, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में नए कानून लाने की आवश्यकता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग को नियंत्रित कर सके। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्राइम के विभिन्न जो पहलू हैं उनको परिभाषित करके कानून के दायरे में लाया जाए ताकि उन्हें दंडनीय अपराध बनाया जाए, क्योंकि अधिकांश से ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो समर्पित क्राइम्स हैं वो भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून सन 2000 में या भारतीय दंड संहिता के प्रावधान में पूरी तरीके से कवर नहीं होते। तीसरी महत्वपूर्ण बात, लोगों को ज्यादा जागरूक बनाने पड़ेगा डीपफेक्स के बारे में, क्लोनिंग के बारे में, एआई क्राइम्स के बारे में। और चौथा, लोगों को कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि उन्हें जीवन जीने की शैली के रूप में साइबर सुरक्षा और ड्यू डिलिजेंस या सावधानी बरतनी पड़ेगी। कोई भी जानकारी आ जाए, जब तक आप उसको वेरीफाई ना करें, ऑथेंटिकेट ना करें, उस पर रिलाई ना करें, पैनिक और फियर में कोई काम ना करें। आज साइबर क्रिमिनल्स आपको पैनिक फियर में डाल के ही इस तरह आपको इस स्थिति में डाल देते हैं ताकि आप शिकार बन जाते हैं साइबर क्राइम के। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आने वाला समय गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम का है। साइबर क्राइम हम लोगों की जिंदगी का रोजमर्रा हिस्सा बनने वाली है, इसलिए सतर्क होकर इफेक्टिव कारगर तरीके निकालिए ताकि आप साइबर क्राइम के शिकार ना हो सके। जी पवन जी, बहुत सारे सवाल है, मैं लौटूंगी आपके पास। फिलहाल इस घटना की अपडेट लेते हैं। आसिफ खान, क्या अभी इस पूरे स्टोरी का डेवलपमेंट है, किस तरीके से यहाँ पे कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है, पीड़ित परिजनों का क्या स्टेटस है? वो ये कह रहा है कि हम चाहते हैं कि जिन्होंने साइबर क्राइम किया है, हमारी बच्ची के साथ इस तरीके से जो बात की है और हमारे साथ जो ठगी की है, वो हमारे लिए पैसा जो जाना है वो बड़ी बात नहीं है। जाना ये है कि इस तरीके की ठगी का शिकार जो हुए हैं, हम बड़े परिवार के लोग हैं। पहले सबसे पहले वो उनका ये मानना है कि हमारे साथ पहले दिन यह आया कि हमारी बच्ची वहां पढ़ रही थी, किसको मालूम था और क्या बात थी कि हमारी बच्ची का नाम लेकर हमें सुबह सुबह इस तरीके का कॉल आया। कॉल आने के बाद हमसे ऐसी बात की, हमारी बच्ची की जो पुरानी कॉल फिर हमारी को आवाज सुनाई गई, उसको प्रताड़ना देते हुए हल्की सी। इसके चलते उनके दिल में एक शक आया कि पैसों की जब उन्होंने बात पूछी, जब उन्होंने अंदर कैमरा उनसे बात की, तो उन्होंने पैसों की बात पूछी, जबकि वो लंबे पैसे वाले लोग हैं। उनके लिए 25,000 50,000 रुपए कोई महत्व नहीं रखता। उनके लिए महत्व जो रखता था
वो उनकी बेटी, हमारी बेटी जो हॉस्टल में पढ़ रही है, पढ़ाई करने गई है इंदौर, और उसके साथ इस तरीके का साइबर क्राइम हो रहा है और उसकी आवाज से ही हमको डराया गया। तो पूरा परिवार सहम गया था कि हमारी बेटी ही आवाज, उनकी बेटी की ही आवाज लग रही थी उनको कि हमारी बेटी हमसे बात कर रही है, तो वो घबरा गए। जी, हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट्स लगातार बने हुए हैं। अक्षय जी, देखिए, जो जिस परिवार के साथ ये घटना हुई है वो वेल टू डू फैमिली से, एक संपन्न परिवार से। इसके बावजूद ड्रॉबैक क्या है कि वो अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है। इस वजह से इस घटना को शातिरों ने जो है अंजाम दिया है। जागरूक होना और जागरूक करना कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि देखिए अभी भी बहुत सारा बड़ा तबका ऐसा है जो अवेयर नहीं है इस पूरे मामले से। हम देखिए, डे टू डे एक्टिविटीज के मद्देनजर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी दिन ब दिन डेवलप हो ही रही है, और जो भी टीनेजर्स हैं उनको इतना ज्यादा अवेयर नहीं है वो। ये हालांकि यंगस्टर्स टेक्नोलॉजी को लेकर काफी हद तक अवेयर हैं, बट जो उनके पेरेंट्स हैं वो ज्यादा अवेयर नहीं है। और बात की जाए अगर ट्रांजैक्शन की, इस तरह की कोई डिमांड की जाती है क्रिमिनल्स के द्वारा, तो पहले तो हमें यही ध्यान रखना है कि हमें किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं करना अनटिल एंड अनलेस हम वेरीफाई नहीं कर लें उस ट्रांजैक्शन को। क्योंकि कई बार क्या होता है, यूपीआई फ्रॉड्स में भी हम अगर देखें तो लोग किसी और यूपीआई अकाउंट पे अमाउंट ट्रांजैक्ट कर देते हैं और फिर कहने लगते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो फाइनेंशियल फ्रॉड्स की कैटेगरी में भी हमें यूपीआई कनेक्शन देखना ही पड़ता है। हमें यूपीआई नंबर या यूपीआई अकाउंट जो दिया गया है, नंबर जो दिया गया है, वो किस आईडी से लिंक्ड है, वो हमारा नोन है कि अननोन है, हम पहले एक बार वेरीफाई करें, उसके बाद ही ट्रांजैक्शन करें। और इस तरह की घटना के लिए हमें तो सबसे पहले घटना को एश्योर करना पड़ेगा, बिना उसके हम कोई भी स्टेप नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल। पवन जी, यहाँ पर देखिए, ये परिवार जिसके साथ ये घटना घटी है, ये वेल टू डू फैमिली से है, एक संपन्न परिवार से। इसके बावजूद ये घटना का शिकार हुआ है। ऐसे न जाने कितने ऐसे परिवार होंगे जिनकी स्टोरी बाहर भी नहीं आती है। तो अभी तक इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि, क्योंकि देखिए आधा भारत, बल्कि मैक्सिमम हिस्सा जो है वो आज भी गांव में बसता है, तो उस हिस्से को अवेयर करना बहुत जरूरी है। और इस घटना से तो जो अपने आप में बहुत सारे सवाल को जन्म देती है कि, क्योंकि देखिए ऐसे परिवार जो अभी तक अवेयर नहीं है, तो अवेयरनेस के लिए तो आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी ना जी। सरकार को बजट देने पड़ेंगे, पॉलिटिकल विल होनी पड़ेगी, लोगों को जागृत करने की आवश्यकता होगी। और कहीं ना कहीं अब आपको स्कूल के करिकुलम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई क्राइम्स के बारे में नया प्रकार का करिकुलम लाना पड़ेगा, ताकि बच्चों को छोटे उम्र से ही बता दिया जाए कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग हो रहा है और किस तरीके से वो कदम उठाएं ताकि वो साइबर क्राइम के शिकार होने से बच पाए। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी का तो पवन जी हम बहुत जल्दी इसको अडेप्शन इसका बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन इसके नेगेटिव हिस्से को नहीं बताया जा रहा है कि इसके दुरुपयोग से किस तरीके से बचाया जाए। तो बहुत पीछे हम लोग इसके दुष्परिणाम से निपटने के लिए अभी तक। अभी तो बहुत पीछे चल रहे हैं हम लोग, तैयार ही नहीं है। तो लिहाजा साइबर क्रिमिनल्स तो बहुत खुश हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो नई टेक्नोलॉजी से ज्यादा लोगों को शिकार बना सकें। तो मुझे लगता है जब तक आप जागरूकता के लेवल नहीं बढ़ाएंगे, तब तक संभावित तौर पर इस तरह की घटनाएं और घटित होती रहेंगी। जितनी जल्दी हम कारगर रूप से इस दिशा में हम लोग काम करना शुरू कर दें, उतना हम सबके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल। अक्षय जी, क्या कदम उठाने चाहिए ऐसे में इन समस्याओं से निपटने के लिए? स्कूल्स और कॉलेजेस को टारगेट करना चाहिए। स्कूल्स और कॉलेजेस में टाइमली एक पेरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलाना चाहिए, जिसमें आप पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों को साथ में बिठाकर आप अवेयरनेस सेशन कंडक्ट कर सकें, जहां पर उन्हें बताएं कि डे टू डे समय के साथ साथ किस तरह से टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा, स्कूल जो माइनर्स हैं, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, उनमें भी टेक्नोलॉजी को लेकर कुछ ना कुछ कंटेंट जरूर रेगुलेट होना चाहिए। और कॉलेजेस में वर्कशॉप चलनी चाहिए जिसमें प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी जरूरी है। बिल्कुल।
ये कदम जो है जितनी जल्दी हो सके उठाना चाहिए, ताकि बच्चों को, युवाओं के साथ साथ उनके परिजनों को भी जागरूक करना बेहद जरूरी है। पवन जी, अब तक हम देखते थे कि डायरेक्ट जो है बैंक से आपके अकाउंट से कैश ट्रांसफर किया जाता था, अब सीधा टारगेट किया जा रहा है, उनके परिजनों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में एक धैर्य बना के रखना भी, हालांकि ये एडवाइस देना बहुत आसान है, लेकिन धैर्य बनाए रखना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज रहता है। जब इस तरीके से डरावनी आवाज और घबराया हुआ, परेशान अगर कोई अपना परिवार का सदस्य हो, तो इंसान को धैर्य बना के रखना अपने आप में एक बड़ा ही मुश्किल होता है। मुझे लगता है कि आपको धैर्य बनाना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शंस है नहीं। अगर आप धैर्य खो जाएंगे, पैनिक हो जाएंगे, डर जाएंगे, तो आप साइबर क्राइम के शिकार में आ जाएंगे, उस जाल में फंस जाएंगे और आप कहीं ना कहीं आप पैसे गवा देंगे। तो आपको समझना यह है कि अब ये नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आपको टारगेट करने के लिए आ रही है, तो आप खुद अपने आप से स्वयं टारगेट ना बने तो अच्छी बात है। देखिए, किसी बात पर विश्वास ना करें, कोई भी कॉल आ जाए, अपने बच्चे का, परिवार का, मित्रगण का। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी चीज पर रिलाई नहीं करेंगे और इंडिपेंडेंट तफ्तीश करेंगे, तो आप पा जाएंगे कि आप साइबर क्राइम के शिकार होने से बच सकते हैं। लेकिन अगर आप पैनिक में काम करेंगे, अगर आपको लगता है कि आप जल्दबाजी में करके पैसा देना चाहते हैं, तो फिर वो आप पैसे अपने हाथ से गवाई देंगे, इसमें कोई दो राह नहीं। पवन जी, क्या लगता है ऐसे कोई कानून भी अब सख्त बनाना चाहिए? क्योंकि देखिए, खौफ ही नहीं है, बेखौफ है, इसी की वजह से तो ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। कानून तो आपको आवश्यकता है ही ना। भारत में डेडिकेटेड कानून की आवश्यकता है जो स्पेसिफिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रति समर्पित हो, क्योंकि जो वर्तमान कानून है भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून, वो स्पष्ट तौर पर इस तरह की चुनौतियों से डील करने में सक्षम नहीं। तो अगर आपने इफेक्टिवली कानूनी प्रावधान लाने शुरू कर दिए, उसको इफेक्टिवली इन्फोर्स करना शुरू कर दिया, तो संभावित तौर पर आप काफी हद तक तो आप इस जो जटिल समस्या है उसकी चुनौतियों से डील करने में सक्षम हो पाएंगे। लेकिन अगर आप कुछ करेंगे ही नहीं, अगर आपको लगता है कि मैं वर्तमान कानून के तहत ही काम करता रहूंगा और कोई फर्क नहीं पड़ता, तो संभावित तौर पर आप पाएंगे कि एआई क्राइम्स बढ़ेंगे, बढ़ने के साथ साथ इनकी जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो बढ़ेगी, और उसके तत्पश्चात आप पाएंगे कि लोगों को जो विश्वास है प्रणाली के अंतर्गत, कि वो किस तरीके से प्रणाली उन्हें सशक्त कर सके, सुरक्षित कर सके, वो भी कहीं ना कहीं रोड हो सकता है, तो समस्या आ सकती है। तो चारों ओर जरूरत है, आवश्यकता है कि आप पहले डेडिकेटेड कानूनी प्रावधान लेकर आइए, वर्तमान जो प्रावधान है कानून का उसको इम्प्लीमेंट करिए, ताकि आप लोगों को इफेक्टिव कारगर रेमेडी प्रदान कर दीजिए कि साहब, अगर आपके साथ इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं तो ये आपके पास विकल्प हैं। आप इन रेमेडीज का इस्तेमाल करते हुए आप कानून या जस्टिस पा सकते हैं। जी, अक्षय जी, एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही है और जिस तरीके से घटनाएं बढ़ रही है, ऐसे तो ऐसा लग रहा है कि हम टेक्नोलॉजी का बहुत जल्दी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको बहुत जल्दी अडेप्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके दुष्परिणाम से निपटने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में किसका फेलियर आप मानते हैं? मैम, इसमें तो एक्चुअली जितना ज्यादा हम अपग्रेड रहे लॉज को लेकर और टेक्नोलॉजी को लेकर, उतना ही बेहतर है। और हमें एक नए कानून की जरूरत है ही, क्योंकि हमारे पास आईटी एक्ट 2000 है, ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, बट हमारे पास एआई को लेकर कोई भी लॉज नहीं है। हालांकि यूरोपियन पार्लियामेंट ने मार्च 13 अभी रिसेंटली ही इन्होंने अपने पार्लियामेंट में एआई को लेकर लॉज अपडेट किए हैं, अपग्रेड किए हैं, इंट्रोड्यूस किए हैं, बट इंडिया में अभी तक ये चीज इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, ना ही इस तरह के कोई कानून के बारे में किसी ने भी बात की है। जैसा कि अभी सर ने बताया है, एआई के लोग को लेकर लॉज हमें चाहिए ही है, और आईटी एक्ट से ज्यादा कठोर और ठोस होने चाहिए, क्योंकि आईटी एक्ट में मैक्सिमम जितने भी क्राइम्स हैं, ऑफेंसेस हैं, उसमें अधिकतर केसेस बेलेबल ऑफेंस में आते हैं, 66F को छोड़ के, जो कि साइबर टेररिज्म है। तो कुल मिलाकर कानून को अब सख्त करने की जरूरत है, नहीं तो ये घटनाएं ऐसी ही बढ़ती रहेंगी। खौफ होना चाहिए। आसिफ, अब इस पूरे मामले में पीड़ित परिजनों का क्या कहना है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है? पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने जांच शुरू करने के बाद क्या है कि जो परिवार है, वो सबसे बड़ी बात है कि जो जांच एजेंसी का नाम लिया गया उससे वो डर गए थे। सीबीआई का जैसे ही आदमी को उद्योगपति के पास नाम जाता है कि हम सीबीआई से बोल रहे हैं, तो आदमी वैसे ही डरा और सहमा हो जाता है कि हमने ऐसा क्या कर दिया अपराध।
क्योंकि जो जांच एजेंसी का नाम लिया उससे पूरा परिवार एकदम थर्रा गया था। उसके ही चलते वो उनकी हर बात मानने को तैयार हो गया था और पुलिस को उन्होंने बता दिया है, क्योंकि पुलिस भी इस पर कार्रवाई करने की बात तो कह रही है, मगर साइबर क्राइम पकड़ाना ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दूर की कौड़ी है, क्योंकि साइबर क्राइम वाले इतने शातिर लोग थे। ऐसा लग रहा है कि उनकी बातचीत से ऐसा लग रहा है कि उस परिवार को पहले से जानते थे कि उनकी बच्ची वहां पढ़ रही है और उस हॉस्टल में रहती है, वो इस टाइम तक सोती है, उसके बावजूद उन्होंने उसके परिवार को फोन किया। चलिए कहीं ना कहीं ठीक है आसिफ, आपका शुक्रिया। और आप दोनों पवन जी और अक्षय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, कीमती सुझाव देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखिए, ऐसी घटनाएं जब सामने आती है तो आपको डरना नहीं है, जागरूक होना है, अवेयर होने की जरूरत है। और ऐसे में भी शासन प्रशासन को भी कोई कदम ऐसा उठाना चाहिए, कम से कम बेसिक जानकारी स्कूल्स में और कॉलेजेस में होना चाहिए कि इस समस्या से किस तरीके से निपटा जा सके। और हमारी कोशिश भी यही है, आप लोगों को अवेयर करने की, जागरूक करने की। डरना नहीं है, डट कर इसका सामना करना है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।